नमस्कार। आज हम कोशिका की दुनिया में एक ऐसे मेहनती किरदार पर बात करने वाले हैं जिसके बिना शायद जीवन संभव ही ना होता। सोडियम पोटेशियम पंप। हमारे पास कुछ जानकारी है, एक चित्र भी है जो इस छोटे पर बेहद शक्तिशाली मैकेनिज्म के राज खोलते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि ये पंप आखिर काम कैसे करता है, कोशिका के लिए इतना जरूरी क्यों है और दवाओं के जरिए इसके काम में दखल देने के क्या मायने हैं। ये सेलुलर स्तर पर एक बहुत ही फंडामेंटल कहानी है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल, और फंडामेंटल शब्द यहाँ एकदम सही बैठता है। ये पंप लगभग हर पशु कोशिका की झिल्ली में होता है और उसकी फंक्शनिंग के बिल्कुल सेंटर में है। ये समझना कि ये आयनों को कैसे मेम्ब्रेन के आर पार धकेलता है, ये असल में बायोलॉजी की कई प्रक्रियाओं को समझने की चाबी है। कोशिका की बाहरी झिल्ली मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसमें होता है, और एक खास बात यह है कि इसकी जो एनर्जी का सोर्स है एटीपी, वो कोशिका के अंदर से जुड़ता है, साइटोसोलिक साइट से। मतलब पंप अपनी ताकत अंदर से ही खींचता है। हाँ बिल्कुल, और ये जगह भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एटीपी तो कोशिका के अंदर ही बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब आते हैं इसके काम करने के तरीके पर, जो काफी अनोखा है। सामग्री में साफ लिखा है, हर एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च करके ये पंप 3 सोडियम आयन Na+ उनको कोशिका से बाहर फेंकता है। अच्छा, 3 बाहर और 2 पोटेशियम आयन K+ उनको अंदर खींचता है। ओके, तो ये एक तरह का लेन देन हुआ, पर बराबर का नहीं। 3 बाहर 2 अंदर, इसका मतलब कुछ गहरा होगा। ये सिर्फ गिनती का खेल तो नहीं लगता मुझे। बिल्कुल नहीं, ये जो असंतुलन है यही इसकी खासियत है। आयनों का ये गैर बराबर एक्सचेंज कोशिका झिल्ली के दोनों तरफ एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनाता है। अच्छा, आसान भाषा में कहें तो कोशिका के बाहर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा ज्यादा और अंदर थोड़ा कम। अच्छा, जैसे एक बैटरी। हाँ बिल्कुल। एक छोटी सी बैटरी की तरह जिसमें एनर्जी जमा है, और इस जमा एनर्जी का इस्तेमाल कोशिका फिर दूसरे जरूरी कामों के लिए करती है। सामग्री में जो चित्र है वो इसके काम करने के चक्र को दिखाता है। ये एक डांस जैसा लगता है। पहले एटीपी आकर जुड़ता है। हाँ बिल्कुल, एटीपी के जुड़ने से पंप को एनर्जी मिलती है और वो फॉस्फोराइलेट होता है, मतलब उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। ये फॉस्फेट का जुड़ना समझिए पंप के लिए एक स्विच ऑन होने जैसा है, उसका शेप बदल जाता है। और इसी बदले हुए आकार में, जैसा चित्र में है, वो अंदर से 3 सोडियम आयनों को पकड़ता है, फिर घूमकर उन्हें बाहर छोड़ देता है। सही पकड़ा। फॉस्फोराइलेशन के बाद पंप का मुंह अंदर खुलता है, सोडियम को कसकर पकड़ता है, फिर घूमकर बाहर खुलता है और उन्हें बाहर रिलीज कर देता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोडियम को छोड़ते ही अब पोटेशियम की बारी। हाँ, सोडियम के जाते ही पंप का आकार फिर बदला, और अब वो बाहर वाले पोटेशियम आयनों को अट्रैक्ट करता है। एकदम। अब पंप बाहर से 2 पोटेशियम आयनों को पकड़ लेता है, और जैसे ही पोटेशियम आयन्स जुड़ते हैं, ये पंप को डीफॉस्फोराइलेट होने के लिए ट्रिगर करता है। मतलब वो फॉस्फेट ग्रुप अब हट जाता है। और फॉस्फेट के हटने से पंप फिर अपने ओरिजिनल शेप में लौटता है, अंदर की तरफ मुंह खोलता है और पकड़े हुए पोटेशियम आयनों को कोशिका के अंदर साइटोसोल में छोड़ देता है। और बस ये फिर से तैयार है अगला राउंड शुरू करने के लिए। क्या साइकिल है। हाँ, और ये पूरी प्रक्रिया फॉस्फोराइलेशन, सोडियम बाहर, डीफॉस्फोराइलेशन, पोटेशियम अंदर, ये 1 सेकंड में सैकड़ों बार चलती रहती है, हर कोशिका में बिना रुके। इसी लगातार चलने वाले चक्र से कोशिका के अंदर पोटेशियम ज्यादा और सोडियम कम रहता है, और बाहर ठीक इसका उल्टा। ये संतुलन कोशिका के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ये 3 बाहर 2 अंदर का हिसाब याद रखना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन सामग्री में एक मजेदार तरीका भी दिया है इसे याद रखने का। 2 स्ट्राइक के तुम अभी भी अंदर हो, 3 स्ट्राइक ना तुम बाहर हो। ये तो बेसबॉल जैसा लग रहा है। हाँ। बिल्कुल। के मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम। जी। ये तुकबंदी इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के सार को अच्छे से पकड़ती है। 2 पोटेशियम अंदर, 3 सोडियम बाहर। और अगर हम इस पंप के काम को जरा बड़े कैनवस पर देखें, तो ये सिर्फ आयनों का बैलेंस ही नहीं बनाता। इसके द्वारा बनाया गया ये आयोनिक ग्रेडियंट कई और ज्यादा जरूरी सेल्यूलर कामों की नींव रखता है। जैसे कि मतलब सिर्फ आयनों को इधर उधर करना इसका काम नहीं है। नहीं, इसका महत्व कहीं ज्यादा गहरा है। एक तो ये कोशिका का वॉल्यूम, मतलब उसका आयतन कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर ये पंप न हो तो कोशिका में पानी भर सकता है और वो फट सकती है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्थापित करता है।
कोशिका झिल्ली के आर पार एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। और ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये छोटा सा वोल्टेज इतना खास क्यों है? क्या करता है ये? यही छोटा सा वोल्टेज हमारे नर्वस सिस्टम और हमारी मसल्स के काम करने का आधार है। जब आप कुछ सोचते हैं या आपकी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, तो ये सब इसी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होने वाले बदलावों की वजह से होता है। इसके बिना न्यूरॉन सिग्नल नहीं भेज पाएंगे, मसल्स हिल नहीं पाएंगी। तो ये साधारण सा दिखने वाला पंप असल में हमारे सोचने और हिलने डुलने की क्षमता की जड़ में है। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक पंप नहीं, बल्कि जीवन की मशीनरी का एक अनिवार्य पुर्जा है। और यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। सामग्री बताती है कि कुछ दवाएं हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कहते हैं उन्हें, जैसे डिगॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। ये सीधे इसी Na+K+ ATPase पंप को टारगेट करती हैं। हाँ, और ये एक मेडिकल फील्ड के लिए बहुत ही अहम जानकारी है। ये दवाएं पंप के उस हिस्से पर जाकर चिपक जाती हैं जहां पोटेशियम जुड़ता है और उसे एक तरह से जाम कर देती हैं। लेकिन एक मिनट, अगर ये पंप इतना जरूरी है, जीवन के लिए इतना फंडामेंटल है, तो इसे रोकना फायदेमंद कैसे हो सकता है? ये तो कोशिका के लिए खतरनाक होना चाहिए, है ना? सवाल बिल्कुल सही है। इसका असर थोड़ा कह सकते हैं घुमावदार है और खास परिस्थितियों में ही फायदेमंद होता है। जब ये पंप बाधित होता है, ब्लॉक होता है, तो सोडियम कोशिका से उतनी तेजी से बाहर नहीं निकल पाता है। नतीजा, कोशिका के अंदर सोडियम जमा होने लगता है, उसका लेवल नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, तो पंप रुका, अंदर सोडियम बढ़ गया। इसका आगे क्या असर होता है? इसका असर एक दूसरे ट्रांसपोर्टर पे पड़ता है, NAT+ कैल्शियम 2+ एक्सचेंजर। इसका नॉर्मल काम होता है सोडियम को अंदर लेना और बदले में कैल्शियम को बाहर भेजना। लेकिन जब कोशिका के अंदर पहले से ही सोडियम ज्यादा है, तो ये एक्सचेंजर अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है। सामग्री में से अप्रत्यक्ष अवरोध या इनडायरेक्ट इनहिबिशन कहा गया है। मतलब बाहर से अंदर आने वाले सोडियम का जो पुश है वो कम हो जाता है। अच्छा, तो पंप को रोकने से सोडियम अंदर बढ़ा और बढ़े हुए सोडियम ने कैल्शियम को बाहर निकालने वाले सिस्टम को धीमा कर दिया। मतलब कोशिका के अंदर कैल्शियम भी बढ़ने लगेगा। बिल्कुल सही पकड़ा। अंत में कोशिका के अंदर कैल्शियम Ca2+ आयनों की मात्रा बढ़ जाती है और दिल की मांसपेशियों की कोशिकाओं में, मतलब कार्डियक मायोसाइट्स में, ये बढ़ा हुआ कैल्शियम सीधे सीधे दिल के सिकुड़ने की ताकत यानी कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देता है। कैल्शियम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक बहुत जरूरी सिग्नल है। कमाल है। मतलब एक छोटे से सेलुलर पंप के काम में दखल देकर हम दिल जैसे पूरे ऑर्गन के फंक्शन को बदल सकते हैं। यही इन दवाओं का बेसिस है, जिन्हें हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं ताकि दिल ज्यादा जोर से खून पंप कर सके। ये सोचना ही अद्भुत है कि दिल जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को हम कोशिका के दरवाजे पर एक छोटे से गार्ड को धीमा करके कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे मॉलिक्यूलर लेवल की एक स्पेसिफिक क्रिया को टारगेट करके कितने बड़े शारीरिक प्रभाव हासिल किए जा सकते हैं। ये फार्माकोलॉजी का एक क्लासिक उदाहरण है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इन दवाओं का थेरेप्यूटिक इंडेक्स, मतलब असरदार डोज और जहरीली डोज के बीच का फासला बहुत कम होता है। इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से और निगरानी में ही करना चाहिए। ये समझना वाकई बहुत आकर्षक है कि कैसे कोशिका की एक बुनियादी मशीनरी का ज्ञान सीधे दवा बनाने और बीमारियों के इलाज से जुड़ जाता है। हाँ, और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है, क्योंकि ये पंप इतना फंडामेंटल है और लगभग हर कोशिका में है, तो इसे टारगेट करने से सिर्फ दिल पर ही इतना स्पेसिफिक असर क्यों होता है? शायद दिल की कोशिकाएं इन दवाओं के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हैं, या उनकी इस पंप पर निर्भरता कुछ और अलग तरह की है? तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, हमने देखा कि सोडियम पोटेशियम पंप कोशिका की बाहरी झिल्ली में है, अंदर से एटीपी की एनर्जी लेता है और हर एटीपी के बदले 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर भेजता है। हमने ये भी समझा कि ये जो गैर बराबर अदला बदली है, ये एक जरूरी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बनाती है, जो कोशिका का वॉल्यूम बनाए रखने, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बनाने, जो नर्व्स और मसल्स के लिए खास तौर पर जरूरी है, इन सब के लिए आवश्यक है। और आखिर में हमने ये जाना कि कैसे डिगॉक्सिन जैसी कार्डियक ग्लाइकोसाइड दवाएं इस पंप को रोककर इनडायरेक्टली कोशिका के अंदर कैल्शियम बढ़ाती हैं, जिससे दिल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी सिकुड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। ये थे हमारी स्रोत सामग्री से निकले मुख्य पॉइंट्स, और अंत में एक विचार के लिए प्रश्न छोड़ जाते हैं।
ये देखते हुए कि ये पंप कितना आधारभूत है और लगभग सभी पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या ऐसी और भी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं या शायद बीमारियां हो सकती हैं जो इसके ठीक से काम करने या न करने से जुड़ी हों, जिनका जिक्र हमारी सामग्री में नहीं है? हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या दिमाग के फंक्शन, किडनी के काम या दूसरे अंगों पर भी इसके ऐसे असर हो सकते हैं जिन्हें अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है? या क्या इस पंप में होने वाली गड़बड़ियां उन बीमारियों की जड़ में हो सकती हैं जिनके कारण अभी पता नहीं है? निश्चित रूप से, क्योंकि ये इतना सेंट्रल मैकेनिज्म है, इसकी भूमिका शायद उन एरिया से कहीं आगे तक फैली हो सकती है जिनका हमने आज जिक्र किया। ये आगे की खोज और रिसर्च के लिए एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड लगता है। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है। आज के इस गहन पड़ताल में बस इतना ही।